गुड मॉर्निंग बच्चों। जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग उग्रवादी विचारधारा जो उसका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने 5 वीडियो जो है वो उग्रवादी विचारधारा का अध्ययन किया। आज हम करते हैं उग्रवाद और उदारवाद, जो उसमें क्या अंतर था। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग उग्रवाद का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने उदारवाद जो उसका अध्ययन कर लिया। आज हम देखते हैं कि उदारवाद और उग्रवाद जो उनमें आखिर क्या अंतर था। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम उसमें अच्छे से अध्ययन करेंगे कि आखिर उदारवाद और उग्रवाद में क्या अंतर या डिफरेंस रहा था। सबसे पहली बात थी राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति, कि राजनीतिक अधिकारों तथा अपनी मांगों के बारे में उदारवादी केवल संवैधानिक उपाय जो उनका प्रयोग ही ठीक समझते थे, और उनका मानना था कि उनकी प्राप्ति अनुमति से ही पॉसिबल है। और इसके विपरीत उग्रवादी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष में विश्वास करते थे। विदेशी शासन से सहयोग की स्थिति उन्हें बिल्कुल भी मान्य नहीं थी, और विदेशी शासन तथा भारतीय जनता के परस्पर विरोधी उद्देश्यों से शासन के प्रति विकर्षण स्थापित करना जरूरी था। और उग्रवादियों को इसी कारण शासक द्वारा स्वेच्छा से स्वशासन प्रदान करने की स्थिति युक्त नहीं लगी। वे स्वराज्य को स्वाधिकार मानते हुए उसे स्वयं प्राप्त करना चाहते थे। और विपिन चंद्र पाल ने भी कहा कि कोई किसी को स्वराज्य नहीं दे सकता। यदि आज अंग्रेज उन्हें स्वराज्य देना चाहे तो वह ऐसे स्वराज्य को ठुकरा देंगे, और कारण यदि मैं जिस वस्तु को उपार्जित नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने का भी पात्र नहीं हूं। तिलक का कहना था कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और भिक्षा तथा उपहार वरदानों के रूप में अधिकार प्राप्त करना बिल्कुल ही झूठी बात है। और 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो उन्होंने भी कहा कि एक अंग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है, और मेरे विचार में भिखारी है ही क्यों, और भिखारी इसी योग्य है कि उससे घृणा की जाए। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को दिखा दे कि हम भिक्षुक नहीं है। हमारा आदर्श भीख मांगना नहीं वरन आत्मनिर्भरता है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति को लेकर उदारवादी और उग्रवादी जो उसमें ये डिफरेंस रहा था। दूसरी बात आती हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान, कि उदारवादियों पर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव था और वे पश्चिमीकरण जो उसके पूरे समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो उसमें विश्वास करते थे और हिंदू राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और राष्ट्रवाद का भारतीयकरण एक अभूतपूर्व स्थिति का परिचायक था, और उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन महत्व का आधार पाकर जनमानस में एक नई आत्मविश्वास और प्रेरणा का माध्यम बना। तिलक तथा अन्य उग्रवादियों ने हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रचार किया, और इसका दोहरा प्रभाव पड़ा। एक तो इसे राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन मिला, और दूसरी ओर अनेक मुसलमानों ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर लिया और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तिलक ने शिवाजी उत्सव तथा गणपति पूजा को पुनर्जीवित किया, तो विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा को, और लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की गतिविधियों को बल दिया। परंतु उदारवादियों का मानना इसके बिल्कुल विपरीत था, कि गोखले का मानना था कि भारतीय परंपराएं भारत के धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक आधुनिक राष्ट्र बनने के मार्ग में बाधक है। तो इस प्रकार से उग्रवादी हिंदू संस्कृति जो उसका पुनरुत्थान करना चाहते थे, और हिंदू संस्कृति जो उसी के आधार पर भारतीय जनता जो उसको जागृत करके उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करना चाहते थे। इसके साथ ही वो अपने विचारों से स्वतंत्रता जो है उसको प्राप्त करना चाहते थे, उसको भीख में नहीं प्राप्त करना चाहते। अगली बात आती है न्याय संगत हिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन, कि ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिलक उग्रवादी और उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति जो उनको पसंद, ये उदारवादी जी भिक्षावृत्ति जो थी वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वे अपने अधिकार जो उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष की बात करते थे। परंतु वे हिंसक उपाय जो थे उनके विरोधी थे। परंतु कुछ युवा उग्रवादियों ने संघर्ष के सिद्धांत को तोड़ मरोड़कर न्याय संगत हिंसा में बदल दिया, ताकि वे अपनी हिंसात्मक कार्रवाई को उचित आधार दे सके। तिलक और उसके अनुयायी तो केवल भारतीयों की शक्ति को संगठित करके ब्रिटिश सरकार पर जोरदार दबाव डालना चाहते थे, ताकि विवश होकर सरकार उनकी मांगे जो उनको ठुकरा नहीं सके। इसके अलावा उदारवादी सरकार से समझौता करके तथा वैधानिक उपायों से राजनीतिक कार्य करने के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी इसके बिल्कुल विपरीत थे। नेक्स्ट बात आती है समर्थन के आधार पर, कि कांग्रेस के
उदारवादियों को अनेक प्रतिष्ठित उदारवादी अंग्रेजों तथा ब्रिटिश सांसदों का समर्थन और सहयोग भी मिला हुआ था, परंतु उग्रवादियों को ब्रिटिश विधानविदों इसके अलावा सामान्य अंग्रेज नेता से भी इस प्रकार का किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। उल्टे सरकार ने उन्हें दबाने के लिए अपने दमन चक्र जो उसको और भी ज्यादा तेज कर दिया, और ऐसे अवसरों पर उदारवादियों ने भी उनका बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया। अगली बात आती है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो जन आंदोलन चला उसमें स्वदेशी आंदोलन को एक नया रूप मिला, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को जगह जगह स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का नारा यानी कि उसका बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुएं जो उनका यानी कि नारा बुलंद किया गया, और कांग्रेस के मंच से 1891 में भी कहा जाता है कि इसको शुरू कर दिया, परंतु इस दिशा में कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। परंतु बंग भंग आंदोलन के दौरान उग्रवादी नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार विदेशी साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष के शक्तिशाली हथियार बन गए थे, और उदारवादी नेतृत्व में स्वदेशी का विचार भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने तक ही सीमित था, किंतु उग्रवादी नेतृत्व ने प्रत्येक भारतीय वस्तु के साथ गहन अनुराग का रूप धारण कर लिया और स्वदेशी एवं आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अस्त्र बन गया, और इसके विपरीत उदारवादी स्वदेशी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। अगली बात थी कि बायकॉट या बहिष्कार के संबंध में कि उदारवादी विदेशी वस्तुओं एवं विचारों के बायकॉट के समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी विचारों के भी बहिष्कार के समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक विदेशी साम्राज्य बना रहेगा उसके साथ वो हमारे ऊपर शासन, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना, हमें उससे पूरी तरह से अपने संबंध विच्छेद करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आर्थिक दृष्टि से हमें कमजोर बना रहा है, जिसकी वजह से हम प्रतंत्र हो रहे हैं। इसलिए हमें आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना होगा। उनकी दृष्टि में बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, उनके कर्म में शासन से असहयोग, सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का बहिष्कार, जो लोग विदेशी सामान खरीदते और बेचते थे उनका बहिष्कार भी शामिल था। इसके विरुद्ध उदारवादी बहिष्कार के घोर विरुद्ध था, और उनका मानना था कि एक ओर तो अव्यावहारिक है और दूसरी ओर जनता की सेवा के लिए उपलब्ध सुनहरे अवसरों का परित्याग। इसके अलावा नेक्स्ट बात है राष्ट्रीय शिक्षा कि उदारवादी विदेशी शिक्षा को भारतीय के लिए सबसे अच्छा समझते थे, और परंतु जब बंग भंग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षा विभाग का पूरा इस्तेमाल छात्रों और शिक्षकों को बायकॉट तथा स्वदेशी आंदोलन से दूर रखने के लिए किया गया, तो राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और उसी के अनुरूप 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कांग्रेस जो उसकी स्थापना की गई, और इसी प्रकार से 26 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया। और राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता के संबंध में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि भारत में विदेशियों द्वारा शिक्षा का नियंत्रण और निर्देशन सबसे ज्यादा अस्वाभाविक घटना है, और देश की आवश्यकताओं को पूरा करना ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य है। और बंगाल के बाहर तिलक और लाजपत राय जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया, ताकि नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सके और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने पर उन्हें सरकार का कोपभाजन न बनना पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट होते अंग्रेजी राज की प्रशंसा कि उदारवादी नेता शुरू से अंग्रेजी राज्य जो उसके प्रशंसक थे, और उनकी ब्रिटिश प्रजातंत्र जो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास था, और अंग्रेजी शासन के लिए वो कहा जाता है कि अभिशाप न होकर बल्कि भारत के लिए वरदान समझते थे। इसके विपरीत उग्रवादी अंग्रेजों के बहुत ज्यादा आलोचक थे। उनका मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा करना होगा, और अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत का शासन भारतीयों को नहीं सौंपेंगे, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और उग्रवादी भारत में अंग्रेजी शासन को अभिशाप मानते थे। अगली बात आती है स्वराज्य की मांग कि उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उत्तरदायी सरकार की कल्पना करते थे, परंतु उग्रवादियों ने दृढ़ता के साथ स्वराज्य की मांग की और इसको वे अपना धर्म समझते थे। तिलक का तो ये भी मानना था कि जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजों को भारत से चला जाना चाहिए, इससे भारतीयों को अपार खुशी होगी। लगभग सभी उग्रवादी नेताओं का भी यही मानना था कि सुशासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन यानी दूसरों का शासन जो कितना ही अच्छा क्यों ना, वह खुद के शासन से अच्छा नहीं हो सकता। इसके भी उदारवादी भारत में अंग्रेजों के रहने के लिए भारत का कल्याण समझते थे। उदाहरण के रूप में जब एक दिन बातचीत के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने गोखले से कहा कि तुम्हें कैसा लगेगा कि यदि तुम्हें मैं ये कहूं कि 1 माह में समस्त ब्रिटिश अधिकारी और सेना भारत छोड़ देंगे, तो इस पर गोखले का उत्तर था कि मैं इस समाचार को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करूंगा, लेकिन इससे पूर्व कि आप सब लोग आदन तक पहुंचेंगे हम तुम्हें वापस आने के लिए तैयार कर देंगे। इसके संदर्भ में उदारवादियों का ब्रिटिश शासन के प्रति मोह जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अलावा कार्यक्रम की दृष्टि से भी अगर हम देखें
कि उग्रवादियों के पास स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी दृष्टियों से कोई ना कोई ठोस कार्यक्रम था, जबकि उदारवादियों के पास सरकार की गतिविधियों का गुण अवगुण के आधार पर समालोचना करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से एक बुद्धि पक्ष था तो दूसरा भाव पक्ष था। पहला पक्ष जहां कुछ मानसिक सुविधाएं चाहता था, वहीं दूसरा पक्ष राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन चाहता था। उदारवादियों में आत्मविश्वास की कमी थी तो उग्रवादी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहते थे, और उदारवादी कष्ट और बलिदान के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उग्रवादी सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उदारवादी पक्ष देश की भूमि के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करने में अधिक सफल नहीं हो पाए, जबकि उग्रवादी अपने आकर्षक कार्यक्रम के कारण देश की जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। तो इस प्रकार से ये उग्रवाद और उदारवाद जो उसमें हमें ये मूलभूत या बहुत बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिलता है।